हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के लिए एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल या फिर एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के डी किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर में उन सभी के पास में MIL में हिंदी का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये आप सभी की बुक का नाम है, हिंदी भाषा का विकास या उद्भव। तो एक वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है जिसके अंदर हम पार्ट का जो है वो अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे क्लास नोट्स हैं जो मैं आप सभी को अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पूरी वीडियो का मुफ्त आंदोलन आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो इसमें हम बात करने वाले हैं, एक पोर्शन है यूनिट नंबर फर्स्ट का, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हिंदी भाषा का परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे और विकास। तो ये वीडियो जो होगी ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है और इसको 2 बार ही आप सभी को पढ़ना है, इसीलिए आप लोगों के लिए पक्का एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन बनेगा। इस खाली खाली में जो यूनिट है यहाँ पर, ये जो खा पॉइंट है ये आगे भी आपको पढ़ना है, फिर से बता रहा हूँ यहाँ छोटे पे है। तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को आगे ना भी पढ़ना पड़े तो भी काम चल जाए एक ही वीडियो के अंदर। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे खा पोर्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 काल आप सभी को पढ़ने हैं इसके अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा कैसे हम 3 काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है इसमें हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। तो आप सभी को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंदी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति वैदिक संस्कृत काल, यानी वैदिक संस्कृत जो भाषा है उसके बाद हुई है। संस्कृत भाषा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और बार बार ये आप लोगों के लिए रिपीट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो पहले संस्कृत भाषा आई, फिर पाली भाषा, पाली भाषा के बाद में फिर आप सभी के लिए प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद में आप लोगों के लिए अपभ्रंश है और अपभ्रंश के बाद में क्षेत्रीय बोलियों का उदय होता है, क्षेत्रीय बोलियों का, और उन क्षेत्रीय बोलियों के बाद ही हिंदी भाषा का उद्भव होता है। तो ध्यान रखना है कि भाई आर्यों के काल में ये भाषा 3 प्रदेशों में विद्यमान बोली जाती थी संस्कृत, और ये इसका विकास भी हो चुका था। जैसे एक भाषा पश्चिम उत्तर पश्चिम की भाषा थी, दूसरा मध्यवर्ती और पूर्व की तरफ थी। पाली काल में, ये तो वैदिक काल में जब संस्कृत भाषा थी, ये 3 तरह की भाषाएं भारत में बोली जाती थी, एक पश्चिम की तरफ, एक मध्य भारत में और एक पूर्व में। पाली भाषा का काल जब आया, यानी पाली सेकंड, जब संस्कृत का काल खत्म हो गया पाली भाषा का काल आया, यहाँ पर मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये पूरा एक सीक्वेंस वाइज लिख दिया है। तो यहाँ पर स्थानीय बोलियां जो है धीरे धीरे विकसित होने लगी और 6-7 स्थानीय बोलियां हो गई। पहले 3 थी, इस जगह पर ध्यान रखना है। यहाँ पर कितनी थी? तो 3 थी, और यहाँ पर 6 से 7 बोलियां हो गई है जिनका नाम अलग अलग है। जिनका नाम क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जिनका नाम क्या है, बाचे या फिर केकई, टाट, शेरशेनी, है ना, महाराष्ट्री, अर्धमगधी, मगधी, ये कुछ भाषाएं हैं। इनमें अपभ्रंश का काल को 7 से 6 अपभ्रंश स्थानीय बोले होंगे। अब अपभ्रंश आगे प्राकृत भाषा आई, और जो ये अपभ्रंश का काल आया इसमें ये तो रही, और इन क्षेत्रों में भी 6 से 7 जो है वो जगहें धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हो गई। शेरशेनी, महाराष्ट्री, मराठी, असमी, उड़िया, बंगाली, बिहारी, है ना, ये कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो और भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो हम ये देखते हैं जो साहित्य के इतिहास है, इसमें इतिहासकार क्या करते हैं, कुछ लोगों ने, इतिहास के कुछ लोगों ने क्या किया है, इसे वास्तविक तौर पे इसे विभाजित करने का प्रयास किया है। और निष्कर्ष के आधार पे हम अगर देखें तो लगभग हिंदी भाषा का उदय सन 1000 ईसा पूर्व के आसपास साहित्यों में धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले साहित्यों में भी इतना ज्यादा इसका चलन नहीं था। इससे पहले भी अगर हम देखें सन 1000 से पहले आसपास यहाँ पर क्या है कि साहित्यों की भाषा ये नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अलग अलग तरह की भाषाएं जैसे पाली प्राकृत भाषाएं बोली जाती थी। तो विकास के बारे में बात करें तो 3 काल आपको मेनली इसके अंदर याद रखना है, 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। सबसे पहले कि भाई ये कितने वर्षों का इतिहास है, तो लगभग 1000 वर्षों का ये इतिहास है। इसको हम 3 कालों में डिवाइड करेंगे, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 पार्ट्स में हिंदी भाषा की उत्पत्ति को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आदिकाल के बारे में आज हम बात करेंगे, मध्यकाल के बारे में कल आपको वीडियो मिल जाएगी, और आधुनिक काल के बारे में आपको आने वाले टाइम पे वीडियो मिल जाएगी। इन 3 के ऊपर ही क्वेश्चन 100% बनेगा। वो तो इंट्रो था, क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपके लिए, और क्वेश्चन पक्का बनेगा क्योंकि यहाँ भी पढ़ना है और आगे इससे भी बड़े में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आदिकाल के बारे में बात करते हैं। तो आदिकाल कब से कब तक था? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ध्यान रखना है आपको, ये आदिकाल है। और इस भाषा में अनेक आदिकाल के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती थी। इन सभी का क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ, और ये क्या है, धीरे धीरे क्या होने लगी, हिंदी भाषा का उदय होना स्टार्ट हो गया।
आदिकाल की हिंदी मनुष्य की विशेषताएं दर्शाती है। जैसे आदिकाल में ध्वनि है, आदिकाल में ध्वनि कैसी है, जैसे इसके अंदर स्वर और व्यंजन का विकास होता है और ये हमें दिखता है। खाली स्वर और व्यंजन तो वैसे ही संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु जो हिंदी भाषा में जो स्वर और व्यंजनों का उपयोग है वो इसी काल के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपभ्रंश में स्वर की बात करें तो क्या आती है, आ यानी सिंपल आ है पहले, फिर बड़ा आ है जिसे आप बोलते हो। इसके बाद में ई उ ए, जो बड़ा ए है वो यहाँ पर नहीं है, ओ है, बड़ा ओ नहीं है। ये 8 ही स्वर थे पहले, ठीक है। आदिकाल के अंदर हिंदी में 2 नए स्वर ए और ओ ये विकसित हो गए हैं, जो कि संयुक्त स्वर थे। पहले क्या थे, संयुक्त स्वर में आते थे जिनका उच्चारण क्रमश है, जैसे आए, आओ, ये इस तरीके से इसका किया जाता है। इसके बाद में आगे सेकंड बात, चा, छा, झा और जा संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आगे आदिकाल में ये स्पर्श संघर्ष होने लगे। तब से अब तक स्पर्श संघर्ष में ही है। स्पर्श संघर्ष का मतलब है कई बार हम इनको को समझ नहीं पाते कि ये बोलना क्या चाहता है, क्या है। इसके बाद में न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, इनमें ये ध्वनियां हैं और आदिकाल में ये क्या है, वध से हो गई है। वध से मतलब आदिकाल में ये धीरे धीरे ज्यादा लोकप्रिय हो गई। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है इसकी कि अपभ्रंश में अड़ा और डा व्यंजन नहीं थे। अपभ्रंश में आदिकाल में हिंदी का विकास इन्हीं में हुआ है। जैसे न, मह, लह ये संयुक्त व्यंजन थे। अब जो है इनको न, म, ल के महाप्राण के रूप में हो गए। जैसे पहले नह, न, नह पढ़ते हैं इसको भी हम, म, ल, ल, अ का साउंड अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा। तो ये संयुक्त अक्षर ना रहकर मूल व्यंजन बन चुके हैं। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे फारसी, तुर्की, इनके पश्चात कुछ नए शब्द और भी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। कुछ नए नए शब्द आने स्टार्ट हो गए, तो इस जो कि अपभ्रंश भी नहीं हुए थे। और इस आदिकाल के अंदर आप देखते हैं 1000 के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट हो गए और इस भाषा में काफी ज्यादा ऐसे शब्द इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए जो कि बाहरी भाषा थी, बाहरी मूल की भाषा थी, वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। जैसे आते आते हिंदी ने अपने अपने पैरों पे खड़े हुए और आदिकाल में हिंदी व्याकरण का समवेता अपभ्रंश के कारण ही हो पाया। अपभ्रंश के बाद ही हिंदी भाषा का पूरी तरीके से उद्भव हो पाया, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नपुंसक लिंग, नपुंसक जो लिंग होता है ये रह गया। वियोगात्मक होते हुए, वियोग का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होते हुए, है ना। आदिकाल के अंदर क्या होगी, इनकी संख्या सदस्य की क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके अलावा नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उनकी स्थिति अस्पष्ट होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी नपुंसक शब्द का जो प्रयोग है इसी हिसाब से समर्पित किया जाता है। इसके अंदर शब्द भंडार की बात करें, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता था, शब्द भंडार कौन कौन से है, तो भक्ति आंदोलन है आदिकाल के अंदर, ध्यान रखना है, प्रारंभ में हो गया था। और तत्सम शब्दावली आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसके बाद में मुसलमानों के आगमन से के पश्चात अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू ऐसे भी बहुत ज्यादा शब्द जो है वो इस्तेमाल होने लगे। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रसों में जो है अब्बीर, जो नजर है, इसके अलावा जो शोर है या गाजी है, ये कुछ शब्द है, तुलसी है, मीर है, ये शब्द ऐसे हैं जो उसके अंदर भी उपयुक्त किए गए। इसके अलावा भक्ति आंदोलन तथा मुसलमान शासन का प्रभाव भी भारतीय समाज पर पड़ा और जिसके परिणाम से इस बात पर भी असंभावनाएं जताई जाती है कि शायद फिर कुछ ऐसे पुराने शब्द जो कि अपभ्रंश से प्रचलित होकर इस काल में आए थे या इस काल से पहले ही चलन में चल रहे थे। अब हम बात करेंगे साहित्य में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो साहित्य में इस काल के अंदर साहित्य में जो है डिंगल, मैथिलिया या फिर आपका दक्कनी, अवध और ब्रज, साथ ही साथ तमिल, ये सारे के सारे स्थान पर जो मिश्रित भाषाएं थी ये बोली जाती थी। और आपको ध्यान रखना है कुछ विद्वानों के बारे में, साहित्यकारों में, जैसे नरपति हो गए, विद्यापति हो गए, है ना, नाले हो गए, ये सारे के सारे विद्वानों के नाम भी आपको याद रखने जिन्होंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अब ये मध्यकाल के बारे में, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी की स्क्रीन जो है इसके ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचा सकते हैं 8287031331, ठीक है। ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये 3 लिखा हुआ है, 3 और ये 3।
या फिर मैं काट के आपको अच्छे से लेता हूँ 827। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी जाए। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय